Assalamu alaikum, everyone. We meet again. Today, we will be discussing about a topic which is generating value through open source contribution, blockchain के space के अंदर. So, little bit about me. Let me introduce myself. My name is Abdul Sami Javed, or I am an undergraduate of Karachi University, and hopefully, I will graduate soon this year. And apart from that, I am currently head of blockchain at Exort and co-founder and tech lead at Nomon along with Shakib Shada. So without further ado, let's da- dive into the agendas for today, which is basically blockchain, a brief introduction, open source, with basically the importance of open source contributions in the world, and the opportunities इस ब्लॉकचेन की स्पेस में जहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. और जो फोर्थ चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम. ठीक है. अच्छा, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ब्लॉकचेन को लेके, तो हमारे पास एक बहुत कॉमन सा आंसर आता था कि अगर हम लोग पूछें कि व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन इज, तो अक्सर लोगों का जवाब ये होता है कि ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो करेंसी, हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो करेंसी उसकी सबसे पहली एप्लीकेशन थी. अगर हम लोग बिटकॉइन की बात कर लें तो बिटकॉइन बेसिकली सबसे पहली ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन थी. और उसके अंदर जो है, और वो एक बेसिकली स्टोर ऑफ वैल्यू है हमारे पास. तो उसके अंदर सिर्फ आप समझ लें कि हमारे पास सिर्फ एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जहाँ से एक करेंसी एक जगह से दूसरी जगह उठ के जा रही है. तो वो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहला यूज़ केस था. तो उसके इर्द-गिर्द जो है स्पेकुलेशंस जो बनी वो ये थी कि ब्लॉकचेन इज़ बिल्ट फॉर क्रिप्टोकरेंसीज़. तो ये बात थोड़ी-सी गलत है. तो तो क्रिप्टोकरेंसी को अगर हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो वो होता है हमारे पास डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी. तो डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी इन अ डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम उसकी पहली एप्लीकेशन बनी. और लेटर ऑन फिर हमारे पास मज़ीद इनोवेशन आई तो हमारे पास डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस बनना भी स्टार्ट हो गई. तो ये मज़ीद हमारे पास और भी एप्लीकेशंस हैं जो मज़ीद यूज़ केसेस हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर मज़ीद अभी इस टाइम पे एक्सप्लोर किए जा रहे हैं. तो अगर ब्लॉकचेन हमारे पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है तो फिर ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या? सो अगर हम लोग बात कर लें ब्लॉकचेन की तो इट इज़ अ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक इम्यूटेबल लेजर. तो ये बात पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है हमें, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें. तो वो इस तरीके से है कि पीयर टू पीयर का मतलब हम लोग अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर ये होता है कि आपके पास एक सेंट्रल सर्वर होता है और उसके इर्द गिर्द जो है आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फेसबुक की बात कर लें तो हम लोग बेसिकली कोई डाटा रिक्वेस्ट करते हैं और वो सर्वर जो है सुन के वो डाटा का रिस्पॉन्स हम लोग को वापस दे देता है. और ये काम वो हर क्लाइंट के लिए कर रहा होता है जो उससे कनेक्टेड होता है. पी टू पी सिस्टम के अंदर और इसमें मेजर फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है. तो वहाँ पे एक सिस्टम जो है वो एज़ अ सर्वर और एज़ अ क्लाइंट काम कर रहा होता है. तो दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ पे. तो ये इसका छोटा-सा ब्रीफ ओवरव्यू है कि पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के अंदर पीयर टू पीयर की वजह से हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर जो एक एक थर्ड इंटरमीडिएट जो है, जैसे जो सेंट्रलाइज़्ड सर्वर है जिसकी हम लोग ने अभी बात की, उसकी नीड खत्म हो जाती है. तो एक चीज़ ये. और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो डाटा की अथॉरिटी या ब्लॉकचेन चलाने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है. एनीबॉडी कैन रन अ सॉफ्टवेयर और वो ओपन सोर्स है बिल्कुल. और उसको जाके आप रन कर सकते हैं और आपका जितना भी डाटा होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और किसी एक सेंट्रल जगह पे पड़ा नहीं होता. तो इट इज़ इसकी वजह से इट इज़ व्हाट मेक्स इट डिसेंट्रलाइज्ड कि अगर आपका डाटा फॉर एग्जांपल लॉस हो भी जाता है, यू कैन ऑलवेज़ रिट्रीव इट क्योंकि पूरी नेटवर्क के पास वो डाटा की कॉपी मौजूद है. ये हो गया. और पब्लिक इम्यूटेबल लेजर का मतलब हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जो पब्लिकली अवेलेबल है. तो एनीबॉडी कैन गो टू एन एक्सप्लोरर, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, और वहाँ पे जाके वो देख सकता है कि भाई हाँ ये ट्रांजैक्शंस मुझे लिस्ट हो रही हैं और वो पब्लिकली है, सबके लिए इजीली वेरीफाई करने के लिए है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ तो वो ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होगी तो वो पब्लिकली हर किसी को विजिबल होगी. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. और इम्यूटेबल लेजर का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ लिख दी ब्लॉकचेन के ऊपर तो वो इम्यूटेबल हो जाता है, वो रह जाता है, वो पत्थर पे लकीर हो जाती है, वो मिटता नहीं है. अनलेस दूसरे केसेस में हो, जैसे 51% अटैक है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे. तो इन अ नटशेल ये ब्लॉकचेन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास मजीद यूज केसेस बिल्डअप हो रहे हैं.
तो अगर हम लोग बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की, जो ब्लॉकचेन के अंदर किस तरीके से है, तो ब्लॉकचेन जो है, कि जो कॉन्सेप्ट है उसकी पहली इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे पास बिटकॉइन। तो बिटकॉइन हम लोग अभी भी जाके देख सकते हैं गिटहब के ऊपर, वो बिल्कुल ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स मतलब एक स्पेसिफिकेशन थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी ने की है, सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन बिटकॉइन ने की है। और वो ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर हमारे पास। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग ने अभी 3 चीज़ों की बात की, जैसे पी टू पी नेटवर्किंग है, स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ है डाटा। तो बहुत सारे जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो उसमें बिल्ट इन होते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें पी टू पी नेटवर्किंग की, तो ओपन सोर्स एनवायरनमेंट के अंदर ये होता है कि आपके पास लिब पी टू पी की नाम की एक लाइब्रेरी है, जो खुद भी ओपन सोर्स है और वो गिटहब के ऊपर आप उसका कोड जाके देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ब्लॉकचेन ने ये किया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने पास रख ली, और उसको पीयर टू पीयर बनाने के अंदर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने दूसरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ किया। और दूसरी अगर हम लोग बात कर लें कि अगर हम लोग ट्रांज़ैक्शंस करते हैं तो वो डाटा कहीं न कहीं स्टोर होता है आपके नोड पे। तो वो डाटा जहाँ पे स्टोर होता है उस स्पेसिफिक डेटाबेस का नाम जो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा होता है, इथेरियम की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो वो लेवल डीबी यूज़ कर रहा होता है, जो कि वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और वो मेंटेन्ड है गूगल की तरफ से। गूगल वालों ने इनको ओपन सोर्स किया हुआ है। और तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें कि सिक्योरिटी और हमारे पास क्रिप्टोग्राफी जो आ रही होती है पूरे इथेरियम के अंदर, तो वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं और डिफरेंट लाइब्रेरीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है, जिनको यूज़ करते हुए एक ब्लॉकचेन का सिस्टम जो है ना, इट केम टुगेदर, और वो आपस में मिलके काम करता है। और मज़े की बात इन सब में ये है कि ये सब ओपन सोर्स है और उन सब की मेंटेनेंस जो है, अगर हम लोग बात करें तो उनकी डिफरेंट मेंटेनेंस है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिप पी2पी में कोई ना कोई इनोवेशन या कोई ना कोई काम हो रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली हम लोग जो है उसको मर्ज कर सकते हैं हमारी ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये एक तरीके से हम लोग कह लें कि छोटे-छोटे पज़ल्स को मिला के हम लोग ने एक एक जो है ना बड़ा पज़ल बना दिया। और क्योंकि हमारे पास क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर पूरी ब्लॉकचेन ओपन सोर्स है और उसके ऊपर बनने वाली एप्लीकेशंस जो हैं वो भी ओपन सोर्स हैं। तो जो इस स्पेस के अंदर जो चीज़ें बनेंगी, उनका जो नेचर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन सोर्स होगा। तो द वर्ल्ड इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स एन ओपन सोर्स पैराडाइम। और आहिस्ता-आहिस्ता अगर हम लोग बात कर लें डिफ़ाई वगैरह की, डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस की, तो उसके अंदर होता ये है कि हमारे पास जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे ओपन सोर्स होते हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है कम्युनिटी जो है वो इस तरफ आ रही है कि वो अब अपने सॉफ्टवेयर्स को क्लोज़ सोर्स ना रखें, ओपन सोर्स रखें। तो अगर हम लोग बात कर लें एज़ इन पाकिस्तान के अंदर, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की तरफ हम लोग का दिमाग नहीं जाता। हम सोचते नहीं हैं इस बारे में। लेकिन क्यों, वजह इसकी ये है कि शायद हम लोग को इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं पता, इम्पोर्टेंस नहीं पता, या कभी किसी ने अवेयरनेस नहीं दी। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये होता है कि किसी भी अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस की तरफ जब आप जाते हैं ओरिजिनली, तो कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट उठाएँ या कोई चीज़ देखें, तो उसके अंदर ना एक नहीं बहुत सारे लोग दुनिया भर से काम कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि आपका जो एक्जिस्टिंग स्किल सेट है, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि यार इस एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, इसको बेहतर बनाऊँ। तो होता ये है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ और नॉलेज वहाँ से जो गेन होती है, वो लाख गुना बेहतर है इसके बनिस्बत इसके कि आप कहीं न कहीं से जाके सर्टिफ़िकेशन करें। तो वहाँ से आपके पास एक ना नॉलेज गैप जो है आपका और एक जो मार्केट के अंदर डेवलपर्स हैं, वो दोनों के बीच का जो गैप है वो ब्रिज हो जाता है एक तरीके से। दूसरा एक बड़ा रिलेटेबल सा फिनोमेना है हमारे पास, वो ये है कि हम लोग कोई भी अगर फीचर की इम्प्लीमेंटेशन है, तो फीचर की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर देते हैं, रिगार्डलेस कि उसकी कोड क्वालिटी कैसी है, या उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें फॉलो हुई, नहीं हुई, या जो भी हिसाब-किताब है, कोड की लॉजिक चल गई तो इट्स ऑल ओके। तो ओरिजिनली ये होता है कि अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस के अंदर जाएँ, तो उनकी कंट्रीब्यूशंस की गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइन ऐसा होता है जो आपको ना अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना है फीचर, तो आपको इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। तो उससे होता ये है अल्टीमेटली आपके बारे में आपके जो कोड रिलेटेड जो क्वालिटी है, उसका सेंस आपको डेवलप होता है कि कोड क्वालिटी का सेंस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो क्यों करनी चाहिए। और अल्टीमेटली जो है ना ये एक मैनेजेरियल आप कह लें कि मैनेजमेंट स्किल्स जो है आपके अंदर डेवलप करता है।
और सबसे ज़बरदस्त बात जो है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की वो ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर हैं तो वहाँ पे मल्टीपल लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन होता है, आपकी नेटवर्किंग होती है एक तरीके से, और आपको मौका मिलता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, जो इस स्पेस में काफ़ी अरसे से हैं। तो जो जो हम लोग ने बात अभी पहले की थी कि ये एक जो ब्रिज जो है आपके बीच में डेवलपमेंट का और उसके बीच का, तो जो बेहतर चीज़ें जो हैं आप उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं और आप अपने आप को इस तरीके से निखार सकते हैं डेवलपमेंट वाइज। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वे। और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि अगर हम लोग जाके देखें बाहर की मल्टीपल कंपनीज जो हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, तो वो आइडियली सीवीज के ऊपर जो है ना अपने गिटहब का प्रोफाइल्स वगैरह मानती हैं। तो आइडिया उसका ये है कि वो लोग देखते हैं कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर ये बंदा कितना एक्टिव है, या इसको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की है। तो अल्टीमेटली आपकी एक ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी जनरेट हो जाती है, बन जाती है, और जिसकी बेसिस के ऊपर ना आपको टेक्निकली जज करना आसान हो जाता है कि हाँ, डज दिस पर्सन हैज़ द पोटेंशियल और नॉट। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लिए जो है ना मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से। और अब हमारे पास जिस तरीके का जो नेचर है, अगर हम स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन की बात करें या एआई की बात करें या किसी भी चीज़ की, तो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास ओपन सोर्स हैं। और स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के अंदर जो है आप जो है ना ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर रहे हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ। तब जो चीज़ें बनी रही हैं वो ओपन सोर्स ही होती हैं, और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए फिर काफ़ी जगह होती है, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर आके कॉन्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। और ये इसमें बहुत ज़बरदस्त सी बात ये है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस की वजह से जो है, जैसे पी टू पी लाइब्रेरी हो गई या लेवल टीवी हो गया, इन दोनों को मिला के जो है ना आपने एक बड़ी ज़बरदस्त सी इनोवेशन की तरफ आप चले गए। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको कि जितनी भी हम लोग देखें अच्छी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो आई हैं, या अगर हम लोग देख लें कि अच्छे कंपेटिटिव सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो ओपन सोर्स हैं, वो एक न इनोवेशंस की स्ट्रीम को लेके आते हैं। अगर हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम जो है वो भी एक ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की तरह। उसको आप सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन कह सकते हैं, क्योंकि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इथेरियम बहुत पॉपुलर है डेवलपमेंट वाइज, जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज़ व्हाट मेड इथेरियम एंड अदर ब्लॉकचेन्स पॉसिबल। अगर वो ना होता या कोड कहीं और होता, फॉर एग्जांपल एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर होता, तो इसके अंदर इस तरीके से जो है दुनिया आगे मूव नहीं करती ब्लॉकचेन स्पेस में। दूसरा, हम लोग देखें तो इथेरियम का जो वाइट पेपर है वो 19 साल के एक लड़के ने लिखा था, जिसका नाम विटालिक बुटेरिन है। और उसने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लॉकचेन के अंदर, वो बोला था सिर्फ करेंसी नहीं हो सकती, अगर डिसेंट्रलाइज करेंसी हो सकती है तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। तो उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये विटालिक ब्यूटेरिन जो करंटली इथेरियम की जितनी भी डेवलपमेंट है उसको हेड कर रहे हैं। और इसके अंदर 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओपन सोर्स हैं आपके। आप किसी का भी कोई बड़े से बड़ा प्रोटोकॉल उठा के आप देख लें तो उसका कोड आपको ओपन सोर्स ही मिलेगा। और अगर हम लोग एक बज़वर्ड क्रिएट हुआ है डिफाई का हमारे इर्द-गिर्द, वो ये है कि डिफाई डिफाई का तो हमें पता है, और एनएफटीज़ को हम लोग उससे रिलेट कर देते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस के अंदर फ़िलहाल अगर इथेरियम की सिर्फ मैं बात करूँ तो तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स लॉक्ड हुए हैं। और इसको बने हुए मेरे ख्याल से आई थिंक इथेरियम को 2014 या 15 में आया था, तो उसको इतना अरसा नहीं हुआ, 6 साल ही हुए ज़्यादा से ज़्यादा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोग के साथ। यूनिस्वाप की अगर मैं बात करूँ तो यूनिस्वाप जो है हमारे पास एक जो है बहुत एक एक्सचेंज है जो इथेरियम के ऊपर बनी है, जो डिसेंट्रलाइज है। तो उस डिसेंट्रलाइज, हम नॉर्मली उसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं, कि उसकी अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, वो कभी भी अपनी एक्सचेंज बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर एक एक्सचेंज है ब्लॉकचेन के ऊपर। और बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं कि इनके यूजर्स बहुत सारे हैं। और एक बहुत ही रिलायबल एक्सचेंज है कि किसी को भी कोई चीज़ अगर स्वैप करवानी होती है, एक्सचेंज करनी होती है, वो सबसे पहले यूनिस्वाप के पास जाते हैं। और सिर्फ इसी प्रोटोकॉल के अंदर तकरीबन $8 बिलियन से ज़्यादा वैल्यू लॉक हुई हुई है करेंटली। और मेरे ख्याल से ये नंबर थोड़ा सा आउटडेट हो गया, अभी बढ़ी गई है रिसेंटली अगर हम देखें। और ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर ना बहुत रिनाउंड है। सारे लोग जो हैं वो काफ़ी इसको वो करते हैं कि एक ऐसा
कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो वेबसाइट हम लोग कह सकते हैं कि यार ये प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है। तो अगर हम लोग देखें, ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये है कि हमारे पास, अगर हम लोग टॉप पे फोकस करें, तो हमारे पास आखिर में पूल स्लैश 1 2 3 आ रहा है। तो अ, जब ऐसी यूआरएल्स वगैरह आती हैं और लिक्विडिटी आप प्रोवाइड करते हो, तो आपको ये एक एनएफटी जनरेट करके दे देता है। हम लोग टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक करके -1 कर दूं, तो हुआ ये कि आपकी एप्लीकेशन जो है, जिसके तकरीबन टीवीएल जो था वो $8 बिलियन था, तो वो जो है आपके सामने फट गई। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अब इस पॉइंट के ऊपर आके आपने गिटहब पे गए और गिटहब पे आपने एक इशू क्रिएट किया कि यार मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैंने ये किया तो एप्लीकेशन जो है फट गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ बोली थी और उसने इसको एज अ बग के नाम से असाइन करके इसको अपने रिपॉजिटरी के अंदर ऐड कर लिया था। तो हम लोग को एक चीज़ पे ये फोकस, हम लोग का जो चीज़ है जिस पे हम लोग फोकस करनी चाहिए, वो ये है कि हम लोग जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस को देखते हैं, हम लोग को पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना बहुत बैटल टेस्टेड होंगी, और ये जो है हैक हो नहीं सकती, या कोई मसला नहीं आ सकता इन लोग के साथ। तो किसी भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, अगर हम लोग उसके अंदर कोई इश्यू भी क्रिएट कर रहे हैं, तो होता ये है कि जब आप कोई भी इश्यू क्रिएट करते हैं, तो अल्टीमेटली आप उस प्रोडक्ट की जो है ना इम्प्रूवमेंट के अंदर आप अपना वो दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं। और सबसे अगर मैं बात करूं, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होती ही है कि आप एक गिटहब पे सिर्फ एक छोटा सा इशू क्रिएट कर दें और वहां से आप अपनी जर्नी को लेके चलें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोग, मैंने अभी बात की थी कि किसी भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो उसकी बेहतरी के लिए या उसके अंदर कोई बग रिपोर्ट भी अगर आप करते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर ही काउंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस सॉफ्टवेयर को बेहतर बना रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जिस बारे में, वो एक माइंडसेट है। वो जिसका ये है कि हम लोग के पास जैसे गूगल है या कोई सर्च इंजन है हमारे पास, तो हम लोग उन चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं कि हाँ यार, इनसे परफेक्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो हम लोग को थोड़ा सा माइंडसेट हम लोग को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर्स को उन नज़रियों से देखें कि वो भी इंसानों से बने, और उसमें भी कोई ना कोई फ्लॉ हमेशा हर वक्त होता है। तो अगर हम लोग इस तरीके से इन चीज़ों को देखना शुरू कर दें, तो हो सकता है हम लोग जो है बेहतर कोई फीचर या कोई चीज़ जो है वो सजेस्ट भी कर सकें या बता भी सकें, और उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो उस माइंडसेट से सोचना बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं कि यार इसमें भी गलती हो सकती है, या इसके अंदर ये चीज़ है जो हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है वो। अगर बहुत सारा मैसेजेस मेरे पास आते हैं रिलेटेड टू हम लोग को ब्लॉकचेन डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है एंड हाउ डू वी गेट स्टार्टेड। तो एक बहुत ज़बरदस्त सी वेबसाइट है हमारे पास, वो है useweb3.xyz। तो इसके अंदर ये है कि आप A to Z, आपके पास बुक्स हैं इसके अंदर, जो आप ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ें तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कोर्सेज है, कोड चैलेंजेस हैं, आप उनको कंप्लीट करें तो अल्टीमेटली आपका ब्लॉकचेन का स्किल सेट डेवलप होता जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल यहाँ से जाके कर सकता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये है useweb3.xyz। अब हम लोग ने बात कर ली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस की, और इथेरियम में किस तरीके से काम हो रहा है उसके अंदर। अब मजीद अपॉर्चुनिटीज इस स्पेस के अंदर क्या है, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ब्लॉकचेन भी जो है वो कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। तो मतलब एक तो वो आप कह लें कि लेयर ज़ीरो पे काम है, जहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो नॉर्मली उसको रेफ़र किया जाता है प्रोटोकॉल डेवलपमेंट से। तो प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, अगर किसी का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में या सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, तो वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली इथेरियम फाउंडेशन जो है वो ग्रांट्स दे रही है लोगों को जो प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के अंदर एक्टिवली हिस्सा अपना पार्ट प्ले करना चाहता है और इथेरियम को बेहतर बनाना चाहता है। तो प्रोटोकॉल डेवलपमेंट हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, तो क्योंकि ये सिर्फ इमर्जिंग स्पेस है, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलपर्स के लिए ही बनी हैं, कि ताकि डेवलपर्स जो हैं मज़ीद
इससे फ़ायदा उठा के वो अपनी डेवलपमेंट जो है ना आसान कर सकें। तो काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स और टूल्स के ऊपर काम हो रहा है, तो उनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं इस स्पेस के अंदर। तीसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको कोई आइडिया है, कोई ट्रेडिशनल आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम है कोई, और उसको आप चाहते हैं कि यार ये डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिट हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी आपके पास कोई एनएफटी का आइडिया है, कुछ भी, तो आप उसको एज़ अ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं स्पेस के अंदर। सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने देखा उसकी ब्लॉकचेन की फीजिबिलिटी क्या है, एंड आपका एक प्रोडक्ट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर आ सकता है। और उसके अलावा जो है वो टोकनॉमिक्स है, बेसिकली टोकन की इकोनॉमिक्स है कि उसकी प्राइस डिमांड और वैल्यू की बेसिस के ऊपर कैसे सेट करेंगी। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे है। और जब कोई प्रोटोकॉल बन जाता है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाया, कोई आइडिया था आपका, तो उसके जो है या कोई भी दूसरा प्रोटोकॉल है जो अभी मार्केट के अंदर आने वाला है, तो उसकी ना सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है कि ये कोड जो है वो लॉजिकली काम करेगा नहीं करेगा, और करेगा भी तो, और कौन सी वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं या रेयर कंडीशंस है जिसके अंदर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो वो ऑडिटिंग के अंदर आता है। तो आपके पास कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनके ऑडिट का भी आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेस है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा-सा और डोमेन रिसेंटली हम लोग ने देखा है, जो इथेरियम के अंदर राइज़ कर रहा है, वो है माइनर्स एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। इसकी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो ये है कि किस तरह आप ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांज़ैक्शंस को रीऑर्डर करके अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफ़िट बना सकते हैं। तो 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो वो लोग जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और एक वो लोग जो इस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्पेस है हमारे पास। अम, और क्योंकि जब कोई सारी चीज़ें जब डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम और डिसेंट्रलाइज़्ड एनवायरनमेंट के अंदर चल रही होती हैं, तो आपको एक डिसेंट्रलाइज़्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइज़ेशन भी चाहिए होती है, जो अल्टीमेटली उन डिसीजंस को लीड कर रही हो या देख रही हो, जो मेजॉरिटी या कम्युनिटी की बेसिस के ऊपर चल रहे हो। तो डाउज़ जो हैं वहाँ पे आते हैं हमारे पास, कि किसी भी प्रोटोकॉल लेवल पे अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो वो कम्युनिटी के साथ लेके मैं कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्पेसेस हैं हमारे पास। और इससे पहले हमने एनएफटीज़ की बात की थी। एनएफटीज़ का भी बहुत सारा वो है कि आपके पास डिजिटल आर्ट है, लेंडिंग और हम कह सकते हैं इसको बाइंग एंड सेलिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लॉकचेन के स्पेस के अंदर। हम लोग स्पेसिफिकली जो हैं नोवन की अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के अंदर। तो जिसके अंदर अभी हमारे पास इथेरियम 2.0 आ रहा है। मतलब आने में अभी थोड़ा-सा टाइम है, लेकिन उसके अंदर कुछ फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और एक्टिवली हमारी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वहाँ पे जा रही है। और इसके अलावा हमारे पास जो एक और स्पेस है, माइनस एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू, इसकी भी हमारे पास टीम है, और इसके ऊपर भी हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ये तो वो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो अभी रिसेंटली हाइलाइट हुई हैं या जो मैंने मेंशन की हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बेतहाशा पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, और उनको अभी ब्लॉकचेन भी खुद एक्सप्लोर कर रहा है कि और क्या-क्या मज़ीद पॉसिबल है ब्लॉकचेन से। सो इट्स वेरी अर्ली। हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि अगर दुनिया इस तरफ जा रही है, सो वी कैन बी अ वेरी अर्ली पार्टिसिपेंट्स ऑन दिस। तो जैसे अगर हम लोग बात करें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की, तो नोवन इसमें किस तरीके से काम कर रहा है। तो नोवन के जैसा मैंने बताया था, हम लोग अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के ऊपर, और रिसर्चेस के थ्रू, और इसके अलावा माइनस एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू के थ्रू। तो हम लोग का इरादा ये है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसा एक ग्रुप फॉर्म करें जो एक्टिवली एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो है अपना रोल प्ले करे, और एक्टिव कंट्रीब्यूशन के साथ जो है पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करे। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस, और इंशाल्लाह वी हैव वेरी हाई होप्स। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।